हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और अगर झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हो तो भैया काउंटडाउन स्टार्ट हो चुकी है। जी हां, जेपीएससी जेट की एग्जाम डेट आपको पता है कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। आपकी जो एग्जाम है वो कब होने वाली है? 29 मार्च को। और अभी चल रहा है हम लोग का जनवरी। जनवरी के भी आधा से ज्यादा खत्म हो चुका है, मतलब मोटा मोटी आपके पास फरवरी मार्च, मतलब 2.5 महीने का सिर्फ गिन चुन करके समय बचा हुआ है। ऐसे में अगर सिलेक्शन लेना है, सक्सेस पाना है, और ये मौका 19 साल के बाद मिला। आप सबको पता है ना कि जेट जो आई है वो झारखंड में 19 सालों के बाद आई है। तो भैया दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। और झारखंड में अभी तक लगभग लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में सीट बहुत खाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो बॉस भर की जो भर्ती है ना, अब तगड़ा आने वाली है। अब आपको ध्यान देना है कि आप कितने एफर्ट लगाने वाले हैं और कितना इस पर मेहनत करने वाले हैं, ये आपको देखना है, क्योंकि टॉप के 6% बच्चों को ही मौका मिलने वाला है। और आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक, और ये हमारा क्लास नंबर 23 होने वाला है। ऑलरेडी आपको पता है कि मॉर्निंग में सुबह 7:45 पे होने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं, पेपर वन का ऑलरेडी हमारी जो प्रैक्टिस बुक आई हुई है वो डेफिनेटली मंगा लेना है, ताकि बहुत अच्छे से उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाए आप लोग, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं सेशन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जेट की कॉमर्स की कंप्लीट क्लासेस ऑलरेडी गोइंग ऑन हो चुकी है। नहीं ज्वाइन किया तो जाकर के ज्वाइन कर लो। सबसे अच्छी बात है कि जो मकर संक्रांति ऑफर थी जो 18 तारीख तक था, हमने इसको फिलहाल बढ़ा करके 21 जनवरी तक कर दिया है। तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, आपको 2 दिन का और टाइम मिल गया, जाकर डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलने वाले हैं आपको। राइट, चलिए शुरू करते हैं सेशंस को। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक की क्वेश्चंस आपके सामने आने वाली है, बड़े अच्छे से देखेंगे। If each observation of the data is increased by 5, then the new mean। क्या है क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जितने भी हमारे पास डाटा दिए गए, अगर सभी डाटा को अगर हम 5 से बढ़ा दे तो हमारा जो मध्य है यानी कि जो मीन है वो क्या होने वाला है। आसान तरीका है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है, एक है मेरे पास 10 और दूसरा है मेरे पास मान के चलते हैं 20। अगर मैं इसका मीन निकालूंगा तो क्या आएगा? अगर मैं इसका मीन निकालूंगा तो 10+20/2, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जितने नंबर होते हैं उनको जोड़ दीजिए और जितना नंबर उससे भागा दे दीजिए। तो दो नंबर है मेरे पास 10 और 20, मैंने जोड़ दिया और भागा दे दिया। तो 10 10 20 30, 30 को 2 से भागा देंगे, आएगा 15। क्या बोला है कि सभी में 5 अगर बढ़ दिया जाए तो मतलब जो नया डाटा होगा वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और साथ ही साथ में हमारा 25 हो जाएगा। जो नया डाटा हमारे पास अब आएगा वो कितना कितना आएगा सर? 15 और 25, 5 इसमें बढ़ा दिए, 5 इसमें बढ़ा दिए। अब चलिए मीन निकाल लीजिए फिर से। मीन निकाल ले तो सर 15+25, लेकिन बटे में 2 ही आने वाला है। 15 और 25 कितना हो जाएगा? तो भैया 30 10 40 हमारे पास इधर आ जाएगा। 40 को 2 से भागा देंगे, हमारे पास 20 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो मीन है वो 5 से बढ़ गया, जो मीन है वो भी 5 से बढ़ गया। मतलब हम ये बोल सकते हैं इन जो मीन है, जो न्यू मीन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज बाई 5, वो भी 5 से इंक्रीज हो जाएगा। आसान तरीका, चीजों को करके देख के सीखो। रटने से कोई फायदा नहीं है कि हाँ सर जितना बढ़ेगा उतना बढ़ा देंगे। तो ये तो हमने समझ लिया कि हाँ जितना सारे नंबर्स बढ़ेंगे उतने से बढ़ जाएगा, ये तो समझ गए, लेकिन विद प्रैक्टिकल चीजों करके देखिए ताकि आप याद रहे। ये दो मैंने लिया, आप लोग 3 लेके ले लो, 4 ले लो, डाटा जितना भी लेना है ले लो, सबसे सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना। गिवन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है साइंस एग्जामिनेशन का। अब हमें इसमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, मतलब सिंपल सी भाषा में हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका मीन निकालिए। मीन निकलेगा कैसा, चलो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास जो सी आई है वो दिया हुआ है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस डाटा हमारे पास है। ये हमारे पास एक्स है। हम लोग यहाँ पर सिंपली इन दोनों को जोड़ करके आपको क्या करना है, एफ, अभी फिलहाल हम लोग एफ निकाल लेते हैं। एफ यानी कि इन दोनों को जोड़िए, 5+15 और भागा दीजिए 2 से। 15+5 20, 20 को 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। सेम बढ़ते जाइए, ये कितना का अंतर से बढ़ रहा है, 10 से बढ़ रहा है, तो ये भी 10 से बढ़ा दीजिए। 10 दूना 20, ये 30 और ये 40। आप चाहो तो करके भी चेकआउट कर लो, उतना ही आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, ये निकल गया। ये हमने x माना था, सिंपली आप f और x को गुना कर दीजिए।
इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 20 10 अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा 200, 3 दूनी 600, इसे गुना करेंगे 3 तिहाई 900, 4 दूनी 800। ये हमें सिंपली मिल गया। फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये तो मिल गया हमें। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो भाई क्लियरली बता दो कि सर यहाँ पर भी दिक्कत है, समझ में नहीं आया। एनीवन, कोई ऐसा है जिसको ये भी चीज पे दिक्कत हो रहा है? नहीं है ना, चलिए बहुत अच्छे। क्लियर है ये सब, बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, इसको देखो, आप इसको यहाँ पर एफ बोल सकते हो, इसको एक्स बोल सकते हो, एक ही बात है भाई। यहाँ पर बहुत बार इसको एफ बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सिमिलर, ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एफ एक्स बटे में सम ऑफ एफ, ठीक है। सिंपली सम ऑफ एफ एक्स मतलब इन सबको ऐड ऑन कीजिए, ये 200 600 ये जितने हैं ना, इसको ऐड ऑन कीजिए, और ये जो नंबर आपको ऊपर मिला इसको ऐड ऑन कीजिए। चलिए जल्दी ऐड ऑन करो। 6 2 8, 8 और 2 8 2 16, 16 और 9 25, ये तो हमारे पास आ गया 2500। ये कितना आ जाएगा, 3 2 5 5 10 100, ये 100 आ गया। सिंपली एफ एक्स कितना है भैया, 2500 बटे में कितना आया 100, भागा देंगे तो कितने में आएगा, ये 0 0 कट गया मेरे पास, कितना बच गया 25। आंसर क्या होगा, बी नंबर। तो यहाँ पर आंसर क्या आया हमारा, बी नंबर आंसर है। क्लियर ये चीज, सभी का क्लियर हो गया ये चीज ना? बिल्कुल, आप सिंपली इसको देख लो, सेम इसी तरह से आपको करना है। हाँ, कोई भी डाटा हो आपको सेम करना है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है ना, चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास कुछ दिया हुआ है डाटा, हमारे पास 5, देखो इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बनाना है। क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। एक है पहला हमारा x, दूसरा है x+2, तीसरा है x+4, चौथा है x+6, फिर x+8। ये 5 डाटा है जिसका जो मीन होने वाला है वो बोल रहा है 11 है। देन ये निकालने के बाद मीन ऑफ द फर्स्ट 3, जो पहला 3 होगा उसका आपको मीन बताना होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन में ये है। मतलब मीन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, मीन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भैया सम ऑफ डाटा बटे में नंबर ऑफ डाटा, यही पढ़ा हुआ है और कुछ नहीं है फॉर्मूला में। मीन कितना है, मीन हमारे पास 11 है। सम ऑफ डाटा मतलब क्या, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6, ठीक है, प्लस x+8 बटे में क्या आ जाएगा, कितने नंबर हैं ये, पूरे नंबर्स कितने थे, 5 नंबर थे, तो यहाँ कितने आ जाएंगे भैया 5 आ जाएंगे। 11 पचे 55 इधर हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सा। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, ये बहुत आसान है, आप लोग नॉर्मली भी इसको कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, टोटल कितने x है हमारे पास, तो भैया यहाँ पर सिंपली लिखो 5x प्लस, अब बाकी जो बचे, एक देखो 1 2 3 4 5, सब x को जोड़ा तो हमें कितना आ गया 5x आ गया। बचा जो नंबर उसको जोड़ो, 2 4 2 6, 6 और 6 12, 12 8 20, सिंपली ये आ गया हमारे पास। इस 20 को उठा के इधर ले आओ, तो 55 से 20 घट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 55 में से 20 गया, बचा 35। अब सिंपली x मतलब 55 माइनस 20 बटे में से ये 5, 5 जो x से मल्टीप्लाई है, सिंपली आप काट छाट कर लीजिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 35 बटे में से 5, यानी कि ये आ गया 7 बचे 35। अब ये निकल गया, ये क्या निकला हमारे पास, अब वो देख लो। पहला जो नंबर है वो है x, यानी कि हमारे पास जो आया वो है 7। दूसरा नंबर है x+2, यानी कि 7 2 9। तीसरा जो नंबर है वो कितना है, x+4, यानी कि 7 4 11। तीसरा नंबर कितना हो गया, चौथा नंबर कितना हो गया, x+6, यानी कि 7 6 13। उसके बाद x+8, 8 7 15।
ये हमारे पास डाटा गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोला है अब कि पहले के 3 ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए, यानी कि 7, 9 और 11 का आपको मीन निकालना है। तो आसान तरीका ना, 7 प्लस 9 प्लस 11 बटे में 3, क्योंकि 3 डाटा लिया है। 11 9 20 7 27 बटे में 3, काट छाट करो, 9 तिया 27, आ गया 9 आंसर। कितनी एफर्ट लगी, कितनी एफर्ट लगी? कुछ नहीं, बस ये बेसिक सा छोटा सा फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हमारा काम बन गया, है ना? तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देना है। The measure of central tendency is given by x coordinate of the point of interaction of the more than ogive and less than ogive is। क्या है क्वेश्चन में कि सेंट्रल टेंडेंसी की अगर आप माप कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की निकाल रहे हैं, उसमें ऑब्जर्वेशन ये ले रहे हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वहां से पॉइंट करते हुए वो इंटरसेक्ट कर रहा है मोर और लेस ओगिव को, तो वो क्या होगा? मीड होगा, मोड होगा, मीडियन होगा, मीन होगा, या फिर मोर देन वन होगा? क्या होने वाला है वो जल्दी से बताएंगे। जब मोर और लेस दोनों में है, ध्यान से देखो, जब भी ये चीज रहे कि हाँ सर लेस देन है या सर सर मोर देन है, तो इन जेन्युइनली ये मीडियन में चला जाता है। किस में चला जाता है? क्योंकि लेस देन और मोर देन वाली चीजें ना अक्सर हम लोग मीडियन में देखते हैं, राइट? बहुत बढ़िया, गुड, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सीएफ जिसे हम लोग बोलते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। सम ऑफ जो फ्रीक्वेंसी होता है हमारा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी ये होता है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ग्राफ इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आइदर बढ़ता हुआ कंडीशन में होगा, आइदर घटता हुआ कंडीशन में होगा। ये बढ़ घट नहीं सकता, मतलब इस तरह नहीं हो सकता, ये तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा। दो ही तरीके हो सकते हैं इसके जाने के। क्वेश्चन इज कि ये किस तरह के ग्राफ को शो करेगा? तो भैया जब एक लाइन पर चलेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, तो ये हमेशा ओगिव होगा। या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ये हमेशा ओगिव होगा। ठीक है, मतलब समझाने के लिए, अगर मान लो मेरे पास कोई एफ दिया हुआ है, 2 है, 5 है, 8 है, 3 है, 2 है, कुछ इस तरह का है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये 2 का 2 लिख दिया, उसके बाद क्या है, 2 और 5 को जोड़ के लिखिए 7, 7 और 8 को जोड़ के लिखिए 15, 15 और 3 को जोड़ के लिखिए 18, 18 और 2 को जोड़ के लिखिए 20। तो आप देख रहे हो ये कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए मिलेगा। तो आइदर ये बढ़ता हुआ रहेगा, आइदर ये घटता हुआ रहेगा। अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो घटता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन है ये। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, 1 2 3 4, 4 स्टेटमेंट है, हमें चूज करना है इनमें से कौन सा सही है रिगार्डिंग द टाइप ऑफ डाटा। अगर डाटा के टाइप की बात किया जा रहा है तो इनमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही होने वाला है, हमें वो बताना है। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। डाटा हमें पता है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो आप खुद से देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लास आप खुद से स्टडी कर रहे हैं और आप स्टडी करके किसी को बता रहे हैं, तो अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हैं इसका मतलब प्राइमरी हो गया। लेकिन आप पढ़ करके फिर किसी दूसरे को बताते हैं तो दूसरे के लिए सेकेंडरी हो जाएगा। तो प्राइमरी डाटा जो है वो स्पेसिफिक पर्पज से रिसर्चर के द्वारा खुद से कलेक्ट किया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, दूसरा, सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड बाय द समवन एल्स फॉर एंड रीयूज। पहली बात तो किसी दूसरे के द्वारा कलेक्टेड है और हम इसका रीयूज कर रहे हैं, बात सही है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। अभी मैंने कहा कि अगर आप ये क्लास किसी और को समझा रहे हैं तो तब ये सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक ना। प्राइमरी डाटा आर ऑलवेज मोर एक्यूरेट देन सेकेंडरी डाटा। बोला ये जा रहा है जो प्राइमरी डाटा होता है वो हमेशा सेकेंडरी डाटा से ज्यादा सही होता है। प्राइमरी डाटा आर ऑलवेज मोर एक्यूरेट देन अ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा से प्राइमरी डाटा ऑलवेज एक्यूरेट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो हम खुद जाकर के कलेक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये भी हमारा एकदम सही स्टेटमेंट है, कोई किंतु परंतु नहीं है। सेकेंडरी डाटा कैन नॉट बी यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि अगर हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है तो सेकेंडरी डाटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आराम से कर सकते हैं। तो 1 2 3 इज द सही आंसर, 1 2 3 बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमारे पास अगेन स्टेटमेंट है, चलिए जल्दी से बताएंगे। 4 स्टेटमेंट है हमारे पास अगेन, ठीक है। चलिए फटाफट चूज कीजिए।
The observation method is suitable for the collecting data on physical phenomena, यानी कि अवलोकन विधि, यानी कि जो हमारा अवलोकन विधि होता है वो भौतिक घटनाओं पर डाटा इकट्ठा करने के लिए उपयुक्त होता है। यानी कि हम उसमें डायरेक्टली चीजों को डाटा का इकट्ठा करते हैं। बात तो सही है हमारे पास, ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है कि हाँ, जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये डेटा कलेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। जो क्वेश्चनराइंग मेथड होता है इज आइडियल फॉर मेजरिंग अ एटीट्यूड एंड द ओपिनियन। जो प्रश्न वाला डाटा होता है, जो प्रश्नावली विधि होती है, वो लोगों के दृष्टिकोण और लोगों को राय को मापने के लिए बिल्कुल सही है। जैसे कि आपकी राय में ये क्लास कैसी है, लाइक करके और कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है ना। क्लास कैसे लगी, तो ये हो गया आपकी राय और आपका दृष्टिकोण। तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा ना कैसे लगी, जरूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चनराइज मेथड हो गया, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है हमारा, ठीक है ना। फिर क्या, द इंटरव्यू मेथड, जो हमारा इंटरव्यू मेथड होता है, ऑलवेज लीड टू अनबाइस्ड डाटा। जो साक्षरता विधि होती है हमेशा निष्पक्ष डाटा को देती है। डाटा निष्पक्ष देगी ये तो सही नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ आप इंटरव्यू में पूछते क्या है वो डिपेंडिंग करता है। मतलब ये, आप इंटरव्यू में मेरे पास आए, मान लो दो बच्चे आया, मैं पूछ दूं हाँ कि बताओ आपके पापा का नाम क्या है, मैंने पहले बच्चे से पूछा आपके पापा का नाम क्या है, बिल्कुल सही से बताया। दूसरे बच्चे से पूछा मेरे पापा का नाम क्या है, हो गई ना पंगे, हो गया ना पंगा। तो भाई ये तो डिपेंडिंग अपॉन है कि सामने वाले से कैसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये निष्पक्ष होगा इसकी तो गारंटी नहीं है। नहीं भैया गारंटी नहीं है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट जो है कैन बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो कारण और प्रभाव का संबंध है ये स्थापित करने के लिए प्रयोग विधि को उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि एक्सपेरिमेंट करके काउज एंड इफेक्ट देखा जाता है, बिल्कुल काउज एंड इफेक्ट वही है। प्रयोग कीजिए रिजल्ट देखिए, प्रयोग कीजिए रिजल्ट देखिए, प्रयोग कीजिए रिजल्ट देखिए, ठीक है। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही पॉइंट पे दिखाता है। तो एक दो और चार, एक दो और चार, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगेन फिर हमारे पास स्टेटमेंट है, चूज द करेक्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। चार डाटा हमारे पास दिया हुआ, जल्दी से चूज करके बताएंगे। चलो जल्दी से चूज करो, कौन सा सही कौन सा गलत। क्लासिफिकेशन अरेंज डाटा इनटू अ मीनिंगफुल ग्रुप। जो क्लासिफिकेशन है वो डाटा को ये क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब, आप जूते की दुकान पे गए हैं, कभी भी जूते की दुकान पर जाकर के देखना, उनका ना जूता रखने का जो स्टाइल होगा ना वो कॉमन सा होगा। इस स्लैब पे 2 नंबर के जूते, यहाँ 3 नंबर के जूते, यहाँ 4 नंबर के जूते, यहाँ 5 नंबर, यहाँ 6 नंबर, यहाँ 7 नंबर, यहाँ 8 नंबर, यहाँ 9 नंबर। तो उन्होंने सबको ना सरिया के रखा हुआ है। अगर वो सबको जहां तहां भर दे, जिसको मन जो किया, आप गए कि सर मुझे 9 नंबर का जूता दो, अब वो ढूंढ रहा है अरे यार 9 नंबर इनमें से कौन सा है, भाई डिफिकल्ट है ना। लेकिन आप जैसे ही 9 नंबर मांगेंगे वो फट से जाएगा, उठा के डब्बा लाएगा और आपको देगा लो ये 9 नंबर का जूता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लासिफाई करके रखा है, चीजों को ग्रुप वाइज बना के रखा है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो अरेंज करता है डाटा को, हमारे लिए मीनिंगफुल बनाता है, बिल्कुल हम उससे समझ में आती है। पहली बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है हमारा। क्लासिफिकेशन रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्सिटी को, और कहीं ना कहीं फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एनालिसिस करने का। बिल्कुल, अगर जूते चप्पल की दुकान में जूते सही ढंग से और सही जगह पर रखे हुए, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से जूते ज्यादा बिकते हैं, कौन से नंबर के जूते कम बिकते हैं और किस रेट के बिकते हैं, ये भी हमें पता चल जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी दूर हो जाएगी और हम बहुत अच्छे से रिजल्ट देख पाएंगे। डाटा मस्ट ऑलवेज बी क्लासिफाइड और नॉमरिकल। डाटा को हम हमेशा क्लासिफाइड करेंगे नॉमरिकल्स में। ये कहना मुश्किल है क्योंकि मैंने जूते का एग्जांपल दिया इसलिए नॉमरिकल हो गया, लेकिन किसी के पास नॉमरिकल्स नहीं है, कुछ और डाटा है, तो मेडिकल शॉप गए हो, मेडिकल शॉप में ना वो ए बी सी डी से लेकर के लिख के रखते हैं, तो उनके लिए अलग नंबर हो गया। तो अलग अलग चीजें हो सकती है, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ऑलवेज बोल रहा है यहाँ पर, ये ऑलवेज बटन है भाई, वो दिक्कत है। हमेशा नंबरिकल होगा ये जरूरी नहीं है, हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। स्कूल्स में ए नेम से स्टार्ट होने वाले दे रहा हो, बी नेम से स्टार्ट होने वाले दे रहा हो, सी नेम से स्टार्ट होने वाले हो, ऐसे भी हुआ है ना। वो भी नहीं तो स्कूल्स में ग्रुप बटे हुए हैं ना, अलग अलग क्या बोलते हैं, क्लास के अंदर में अलग अलग क्या बोलते हैं, इलीट ग्रुप बनता है तो कुछ ग्रुप बनता है, तो बनता था ना भाई, वो चीजें वो भी हो गई, कैसे बना। क्लासिफिकेशन कैन बी अ क्वालिटेटिव
एज वेल एज क्वालिटेटिव। हाँ, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। मात्रात्मक भी हो सकता है और संख्यात्मक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, और गुणात्मक भी और संख्यानात्मक भी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, चार हमारे पास कथन है, जल्दी से बताएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है ना, एफ दिया होता है। अभी कुछ देर पहले आपने मीन बनाया था तो उसमें देखा था आपने ना, बना हुआ था, 2 था, 5 था, 10 था, कुछ इस तरह का था। तो ये टेबल में बना हुआ था कि नहीं था? तो ये टेबुलेशंस होता है, पहली बात तो ये तो बहुत सही बात एकदम है। इट कैन बी अ यूनिवेरिएंट, वेरिवेरिएंट और मल्टीवेरिएंट। बोला जा रहा है ये यूनिवेरिएंट हो सकता है, बाईवेरिएंट हो सकता है और मल्टीवेरिएंट हो सकता है। अब ये इसका मतलब क्या है? मतलब ये जो डाटा होंगे हमारे पास, ये यूनिक भी हो सकते हैं, रिपीटेटिव हो सकते हैं और बहुत सारे टाइप के भी हो सकते हैं। तो बात तो सही है, ऐसा नहीं कि नीचे दो नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, ये नहीं फिर से, राइट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एलिमिनेट कर देता है नीड फॉर द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की नीड को ये हटा देता है, नहीं भाई हम बिल्कुल क्लासिफाई करते हैं। इधर हमने यहाँ पर हमने सीआई बनाया था, अभी क्लास इंटरवल बनाया था, तो ये कैसे नहीं बनाता है? ये तो जरूरत है, हमने देखा था। क्लास इंटरवल्स जो होता है वो यूज किया जाता है कॉन्टिन्यूअस डाटा में, हाँ बिल्कुल, जैसे कि 0 से लेकर के 10 तक, 10 से लेकर के 15 तक, दिस इज क्लास इंटरवल, और ये कॉन्टिन्यूअस डाटा भी होता है, बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 4 जो आपने बचपन में पढ़ा है ना, मतलब बचपन मतलब 11 12 में भी पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में भी ये पढ़ा होगा, वही सेम चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस वहां पर आपने बनाना सीखा था, यहाँ पर आप इसको मतलब समझ रहे हो कि ये है क्या, ये है क्या दोस्त, ठीक है। अगेन फिर से देखो, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भर भर के आपके एग्जाम में आएंगे, तो भैया मैं भी भर भर के आपसे लूंगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा सही कौन सा गलत। प्राइमरी सेकेंडरी डाटा पर है, तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। प्राइमरी डाटा आर कॉस्टियर एंड टाइम कंज्यूमिंग देन सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कॉस्टियर होता है, बिल्कुल। अगर मैं आपको बोलूं कि एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल के लिए, किसी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं ना, आपको ये खुद से गिन करके आना है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। आप जाओगे यार, गिनने जाओगे कितने बच्चे एब्सेंट होंगे नहीं होंगे, फिर आप सबको देखोगे, इस तरह से आपको बहुत टाइम भी लगेगा, समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। लेकिन अगर आपका जो क्या बोलते हैं मेंटेनर है वो इजी है, कॉल किया पूछ लिया, खत्म कहानी। तो प्राइमरी डाटा हमेशा कॉस्टली भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, एज पर कंपेयर ऑफ सेकेंडरी डाटा। हाँ, ऑथेंटिसिटी की बात करूं तो प्राइमरी हमारे लिए ऑथेंटिसिटी होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर फिलहाल तो कॉस्ट ईयर की बात हो रही है, तो उसको देखेंगे। सेकेंडरी डाटा ऑलवेज रिलायबल एंड अप टू डेट। सेकेंड जो होता है वो ऑलवेज रिलायबल होता है और अप टू डेट होता है, नहीं, ये प्राइमरी डाटा हो सकता है, क्योंकि आप खुद से जाकर चीजों को पता कर रहे हैं। प्राइमरी डाटा जो है वो प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये हमें क्या देता है, एक उद्देश्य के अनुसार हमें खास जानकारी उपलब्ध करवाता है फॉर द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको जिस चीज की नीड है, आपको जिस चीज की नीड है, आप वो फाइंड करोगे, आप वो बेसिकली फाइंड आउट करोगे, राइट। ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड डाटा यूजफुल है फॉर द प्राइमरी रिसर्च एंड कंपैरिजन। सेकेंडरी डाटा शुरुआत की रिसर्च के लिए और तुलना के लिए अच्छा होता है। हाँ, शुरुआती रिसर्च के लिए आप सेकेंडरी डाटा का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डीप रिसर्च करना है तो फिर प्राइमरी में जाना पड़ेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है हमारा। तो 1 3 4, 1 3 और 4, है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर से एक नॉमिकल क्वेश्चन है हमारे पास। मीन, मोड, 4 और 10 दिए हुए, मीडियन निकालिए, ठीक है। चलिए जल्दी से निकालिए। यहाँ पर बेसिकली एक फॉर्मूला काम करता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है भाई, याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाएगा एग्जाम में। मोड हमें पता है, मीन कितना है मेरे पास, 4 है, मोड कितना है मेरे पास, 10 है। तो मोड कितना है सर, मोड 10 है। 3 मीडियन, मीडियन नहीं पता है, माइनस 2 मीन, मीन पता है, 4 है मेरे पास, 2 गुने में 4, 4 दूनी 8, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 और 10 18, 3 मीन का डिवीजन हो जाएगा, 18 बटे में 3, काट छाट करोगे तो 9 तिया, सॉरी 6 तिया 18, कितना आ गया
6 नंबर, 6 हमारा आंसर हो गया, है ना? कुछ लगा, मेहनत लगा, बस क्या ध्यान रखना था, ये फॉर्मूला, फॉर्मूला याद है तो सब काम बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं है काम नहीं बनेगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। ओके, मीडियन फाइंड आउट करना है हमें। ये हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, देखो जब भी इस तरह का आपके पास नंबर हो, आपको करना क्या है, सबसे पहले इनको अरेंज करना, अरेंज करना है मतलब छोटा से बड़ा। सबसे छोटा कितना है, 2 है, फिर क्या है, अगेन एक और 2 है, 2 है, फिर क्या है हमारे पास, 4 है, फिर क्या है, 6 और 6 2 बार है, 6 ले लिया, 6 ले लिया, 6 और 6 ले लिया, फिर क्या है हमारे पास, 7 है, फिर 8 और 9, 8 और 9 इधर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कितने नंबर है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ऑड है या इवन है। अब अगर मेरे पास इवन है, पहले ऑड में आता हूँ, ऑड है तो n+1/2 टीथ टर्म, और अगर इवन है, अब यहाँ पर इवन है तो यहाँ पर दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, अच्छा इवन का फॉर्मूला, चलो बताओ 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 जल्दी से, चलो एक एक बोल रहा है सर पहले हम लोगों को तो बनाने दीजिए, चलो ठीक है बनाओ 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 भाई, चलिए बनाइए बनाइए, जल्दी से बनाइए। देखो चूंकि समय का सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी कर दूं चीज़ों को लेकर के, बट चलो खैर कोई नहीं है, बहुत अच्छा, अच्छे लगता है जब आप लोग बनाते हो खुद से भी, तो बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बनाएंगे। हाँ बिल्कुल सही, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। n/2th टर्म प्लस n/2, ठीक है, प्लस 1th टर्म बटे में 2, ये है ऑड का फॉर्मूला। याद रहेगा सबको, याद रहेगा सबको, ठीक है। तो अब इसको निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर कितना है, ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास 8 नंबर है, 8 है मतलब हमारे पास इवन है, तो मैं इवन के हिसाब से निकालता हूँ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहला 8 बटे में 2 टर्म, 8 बटे में 2th टर्म प्लस 8 बटे में 2 प्लस 1 टीथ टर्म बटे में 2, बटे में 2, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, फोर्थ टर्म, इसको दिया फोर्थ टर्म और प्लस एक 5 टर्म हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, फिफ्थ टर्म बटे में 2। सबसे आसान तरीका, फोर्थ टर्म इसमें काउंट करो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5, देखेंगे 4 और 5 कितना, 6 6 है, 6 प्लस 6 बटे में 2, 6 6 12, 12 में से 2 जाएगा तो 12 को 2 से काटोगे तो आएगा 6, तो आंसर क्या हो गया हमारा 6। क्लियर है यहाँ पर ये चीज, क्लियर है? हम्म, सही है ना, आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स। पहले क्या बोलते हैं, 99 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालिए, पहले 99 नेचुरल नंबर का मीन निकालिए। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला अगर मैं सिंपल सा बोलूं, आप सबको पता है, सम ऑफ डाटा बटे में नंबर ऑफ डाटा। अच्छा ये क्वेश्चन का मतलब क्या, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 2 3 इस तरह से लेते हुए मेरे पास 99 तक डाटा है, अब सबको अगर आप सबको जोड़ोगे तो भाई बहुत एफर्ट लगने वाला है, इस तरह से अगर आप 99 तक जोड़ने जाओगे ना तो सुबह हो जाएगी ना, तो कुछ तो फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2, ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। तो ये तो सम निकल गया, और नीचे नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 99, तो नंबर ऑफ डाटा भी हमारे पास हो गया।
तो चलो सिंपली पुट कर लेते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। चलो मीन निकालते हैं। तो सम ऑफ डाटा कितना हो जाएगा, एन कितना है मेरे पास यहाँ पर 99, यहाँ पर नेचुरल नंबर कितना है 99 तक लेना है, तो 99 99 प्लस 1 बटे में 2 और पूरे को भागा दे दो 99 से। ये 99 कहाँ से आया, ये 99 हो गया हमारा सब नेचुरल नंबर, इधर 99 ये हो गया, और बटे में क्या हो गया, ये वाला हमने ले लिया। ये वाला अगर आप ऊपर बटे में लोगे तो ऊपर आ गया और फिर नीचे 99 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि डिवीजन में है तो ये सिंपली नीचे आ जाएगा हमारा। मैं इसको लिख देता हूँ आपके लिए ताकि ये आपके लिए आसान हो जाए, समझ में आए। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से देख लो। 99 99 प्लस 1 बटे में 2 इंटू 99, ये डिवीजन में है तो ये नीचे आराम से आ जाएगा हमारे पास। ये 99 और ये 99 कट गया, 99 प्लस 1 100 हो गया हमारे पास। कितना हो गया सर, 100 बटे में कितना बचा 2, काट छाट कर ले, कितना आ जाएगा सर 50। ऐसे आप आराम से भी दे सकते हो, मीन हमेशा बीच वाला पार्ट होता है, तो 99 नेचुरल नंबर का पार्ट हमेशा उसका आधा देख लो, हमेशा उसका आधा देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। कह रहे यार 1 से लेकर 100 तक की गिनती हो रही है भैया, बीच का 50 होगा हमारे पास। ठीक है ना, सबसे आसान तरीका ऐसे भी देख सकते हैं, बट फिर भी मैंने फॉर्मूला दे दिया। अब यहाँ नेचुरल नंबर 99 हो, 100 हो, 101 हो, 200 हो, 500, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको आराम से कहीं पर से भी बना सकते हैं। राइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब डिस्पर्सन, इनमें से कौन सा डिस्पर्सन को प्रॉपरली डिस्क्राइब करता है, चलिए जल्दी से बताइए। डिस्पर्सन इंडिकेट करता है एक्सटेंट ऑफ द वेरिएबिलिटी अमंग ऑब्जर्वेशन, यानी कि डिस्पर्सन जो है वो ऑब्जर्वेशन के बीच में, जो हमारे पास डाटा है उनके बीच में वेरिएबिलिटी को, उसकी सीमा बताता है भैया, कि वो कितनी से स्टार्ट होकर के कहां तक जा रहा है, उसको डिफाइन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कहां से डेटा शुरू होकर के कहां तक जा रहा है और किन किन चीजों पर हमें फोकस करना, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है ये। राइट, ओके, कुछ हमारे पास स्टेटमेंट है अगेन, चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा सही कौन सा गलत है। देखते हैं, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। जो रेंज है वो सबसे बड़े और सबसे छोटे का ऑब्जर्वेशन होता है। रेंज का फॉर्मूला भी पता है आप सबको, एल माइनस एस, तो ये तो बिल्कुल सही है, लार्जर देन स्मॉलर, है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट क्लियर है सबको। यहाँ पर क्वार्टाइल डिविएशन जिसे हम लोग क्यूडी बोलते हैं, जो कि एक तरह का मीडियन वाला ही पार्ट है, क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक ना, मेजर द स्पीड इन द मीडियम, जो कि 50 होगा, मिडिल ऑफ द 50 ऑफ द डाटा। क्वार्टाइल डिविएशन में क्यू डी 1 2 3 और 4, मतलब किसी एक डाटा के 4 हिस्से होते हैं, जिसमें से ये क्यू डी 1 हो गया हमारे पास, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये जो हमारे पास जो बीच वाला डाटा होता है, एक तरह से बोल सकते हैं, जो दोनों को दो भाग से बांट देता है, ये हमारे पास एक तरह से मीडियन का काम करता है। ठीक ना, अच्छा ये मैंने पिक्चर गलत बनाया, बट ये बीच वाला इसको दिखला रहा है, Q1 इसको, Q2 इसको, Q3 इसको, एक अलग से यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, ये Q4 हो जाएगा तब। ठीक है, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है उसको दिखाने का काम करता है, तो ये तो बिल्कुल सही है हमारा अगेन, ये बिल्कुल सही है हमारे पास। क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। पहली बात तो एक्सट्रीम वैल्यू मोर देन रेंज, रेंज से ज्यादा ही अफेक्ट होता है क्वार्टाइल डेविएशन, नहीं, रेंज ज्यादा होता है एज पर कंपेयर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि ये लार्जर देन स्मॉलेस्ट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। रेंज प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल डाटा पॉइंट्स, डाटा के पॉइंट्स को दिखलाने में काम करता है। नहीं भैया, ये हमारे पास रेंज को दिखाने का काम करता है, मतलब कहाँ से लेकर शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ उसको दिखाने का काम करता है, हर पॉइंट पर काम नहीं करता ये, तो 1 और 2 ओनली सही। ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन को लेकर के इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, रिगार्डिंग ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, आधा ना, जो लोग बोलते हैं ना, सिंपल सा, तो वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो जल्दी से बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर अ डिस्पर्सन इन द सेम यूनिट एज द डाटा, यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है स्टैंडर्ड डाटा की तरह जो यूनिट का फैलाव है उसको मापता है, ये भी हमारा डिस्पर्सन की तरह ही
फैलाव को नापने का काम करता है। बिल्कुल सही, स्टैंडर्ड डेविएशन भी वही काम करता है, सिमिलर, बस दोनों के तरीके अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑलवेज द नॉन नेगेटिव, हाँ ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, हमेशा ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता है, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता है। इसमें एक चीज लगा होता है, ये है जिसको हम लोग बोलते हैं बार वाला पार्ट, जो कि नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है ना। तो ये चीजें हमने देखा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ सेंसिटिव, जो कि एक्सट्रीम वैल्यू को लेकर के है, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा उथल पुथल हो सकता है, हाँ हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होता है, मतलब डाटा में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे देखने का, इधर ऐसे ऐसे हो रहा है, अचानक से ऐसे ऐसे डाटा, मतलब कुछ इस तरह का डाटा है तो एक्सट्रीम ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी अ नेगेटिव इफ डाटा इंक्लूड अ नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू होगा तो भी उसको वो पॉजिटिव कंसीडर कर ही लेगा। एक दो तीन, तो भी वो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेगा, नेगेटिव तो लेता ही नहीं है ये। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, अभी हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन का, और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसी को बस आप स्क्वायर कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो कॉफिशिएंट ऑफ जो वेरिएंस है वो निकल जाता है, और उसी को जब आप डिवीजन दे देते हो तो कॉफिशिएंट निकल जाता है वो। ये हमारा क्या, वेरिएंस, वेरिएशन जब हम लोग निकालते हैं तब ये हो गया, और जब आप सब कॉफिशिएंट निकालते हो तो आपको डिवीजन देना होता है फिर तब मीन से, ठीक है ना। चलिए जल्दी से निकालेंगे, मीन से देना होता है, अभी जस्ट मैंने कहा। तो फॉर्मूला में तो दिख ही रहा था सबसे पहले कि स्टैंडर्ड डेविएशन बटे में मीन, तो निकल गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस निकल गया। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है ये एक तरह से आ, अगर सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो डेसिमल लेंस एंड यूजफुल फॉर द कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट डाटा सेट, यानी कि ये साफ साफ बोल रहा है कि जो डेसिमल वाली चीजें हैं और जो अलग अलग डेटा सेट है उनके बीच में वेरिएबिलिटी की तुलना करने में उपयोग किया जाता है। हाँ, इसका उपयोग दो डाटाओं को मिल करके उनके बीच में जो कंपैरिजंस है उसको करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग यूज टू होता है ये, ठीक है ना। देखो इसका नॉमेरिकल बनाना ज्यादा आसान है एज पर कंपेयर ऑफ या थ्योरेटिकल सॉल्व करना, तो आपको थ्योरेटिकल पर ही फोकस करना है क्योंकि नॉमेरिकल क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इंक्रीज होता है, इफ, कब होगा, मीन इंक्रीज वाल स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट रह जाए, हमारा मीन बढ़ जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कांस्टेंट रह जाए तो ये इंक्रीज हो जाएगा, क्या ट्रू है। नहीं भैया ये कैसे हो सकता है, उल्टा डिवीजन ऊपर देना है तो ऊपर वाला बढ़े नीचे कांस्टेंट रहे तब होगा। ये चीज तब होगा जब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमारा क्या हो, इंक्रीज हो, ये इंक्रीज हो, और जो मीन है वो कांस्टेंट रहे, तब जाकर के ये इंक्रीज होगा, ये जस्ट उल्टा होगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज सुटेबल फॉर द डाटा मेजरमेंट ऑफ रेशियो, रेशियो स्कूल्स में निकालना है तो ये बेस्ट है, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पॉइंट में आंसर देता है, तो हमारे लिए ये भी बिल्कुल सही है। तो एक दो तीन चार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, चलो जल्दी से बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होने वाला है। रेंज इज अ सिंपल कैलकुलेशन अबाउट द हाई अफेक्टेड आउटलाइनर, कितना भी अफेक्टेड हो इसको तो कैलकुलेशन आसान ही है, रीजन क्योंकि भैया ये L माइनस एस लेता है, तो कितना ऊपर नीचे हो जाए इसको निकालना तो सबसे आसान है, तो इसमें क्या ही का दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना, बिल्कुल नहीं है। मीन डेविएशन मोर नंबर्स देन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि जो मीन डेविएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होता है। मीन डेविएशन आपका सेंटर पॉइंट के लिए ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर इस तरह से पॉइंट पे देखा जाए कि ज्यादा बेस्ट कौन है, तो भैया फिर तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसलिए इसको काट दीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन कंसिडर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन एंड इट्स अ वाइडली यूज स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस इन्फेरेंस, यानी कि साफ साफ बोला जो जब हम स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूज टू होता है और ये सभी डाटा को ऑब्जर्व करता है, बिल्कुल सही बात है। इसका हम बहुत ज्यादा यूज टू करते हैं बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट डाटाओं को कंपेयर करने में। अगर क्वार्टाइल डेविएशन की बात किया जाए, क्वार्टाइल डेविएशन इज यूजफुल व्हेन डाटा
कंटेन एक्सट्रीम वैल्यू, अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू है तो क्वार्टाइल डेविएशन बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। क्यों यूजफुल होगा? बिकॉज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज आल्सो पार्ट ऑफ मीडियन, एंड इसमें 4 क्वार्टाइल हो जाते हैं। Q1 2 3 4 4 क्वार्टाइल होते हैं, तो हम अपने डाटा को 4 पार्ट में बांट करके उनको एनालिसिस करने के लिए हमारे लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल कर देगा। तो 1 3 और 4, 1 3 और 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरिलेशन, कोरिलेशन के बारे में इनमें से कौन सा सही है? कोरिलेशन को लेकर के इनमें से कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। कोरिलेशन दो डाटाओं के बीच का डिग्री काम करता है, आपने देखा होगा। इस तरह का आपने देखा ना, पिक्चर इमेज देखा है ना, ये जो बीच का लाइन था यही कोरिलेशन है। ये अलग अलग डाटा है मेरे पास और उसके बीच का इंटरफेरेंस से लाइन बताया। तो कोरिलेशन इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। दो अलग अलग तरह के वेरिएबल्स रहेंगे, उनके बीच में, दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में ये रिश्ते बनाने का काम करता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन को लेकर के इनमें से कौन सा सही टाइप है? सही प्रकार को पहचानिए, मतलब आइडेंटिफाई कीजिए करेक्टली टाइप ऑफ द कोरिलेशन। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और पार्टियल, कौन सा होता है, किस किस टाइप का होता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य और आंशिक। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, बट पार्शियल नहीं होता है ये, आंशिक नहीं होता है। जो बताता है एक बार में बताता है ये। तो 1 2 3 बिल्कुल सही है हमारे पास। तो ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त। आप लोगों ने कितने स्कोर किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से रिपीट कर दूं, इस जेपीएससी जेट सिर्फ और सिर्फ टॉप के 6% बच्चों का ही सिलेक्शन होने वाला है। टॉप में अगर आना है तो आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, बिना लगाए हुए काम नहीं चलने वाला है। और अब इसमें हम लोग जो कि इस क्लासेस में जो चल रही है, इसमें बहुत जल्द हम लोग आपकी जो क्या बोलते हैं, फरवरी है, फरवरी मिड से हम लोग स्पेशली मैराथन लाने वाले हैं। ठीक है ना, और ये मैराथन हम लेंगे। बहुत सारे ऑलरेडी आपको भी पता है कि जो जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो सारे के सारे आपको सेशन ले ही रहे हैं जेड में। बट मैराथन जो है वो स्पेशली मैं करने वाला हूँ, ताकि हर एक चीज को अच्छे से निचोड़ के आपको दे सकूं। ठीक है, सो डोंट बी मिस आउट। नहीं अगर स्टार्ट किया है पढ़ना तो जल्दी जाओ स्टार्ट करो। और ऑफर भी अभी आपका 18 से लेकर के घटा करके 21 जनवरी तक कर दिया गया है। तो जिनको भी इनरोलमेंट नहीं लिया जाके इनरोल ले लो, 2 दिनों का समय है आपके पास। ठीक है, कल तक का समय है आपके पास। चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों को राधे राधे।